प्रणाम मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू के आज के एपिसोड में एक बार फिर से हम एक ऐतिहासिक जगह पर आ गए हैं जिसका संबंध हिंदुओं के शौर्य से है। यह जो मेरे पीछे आप तरावड़ी का किला देख रहे हैं, यह महान शासक हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की एक अंतिम स्मृति है जो शेष है। और इसी किले के आज हम आपको दर्शन कराएंगे और जानेंगे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का जो घनघोर युद्ध जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। तरावड़ी वही जगह है जिसको तराइन के नाम से भी जाना जाता है और यहीं पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में दो निर्णायक युद्ध लड़े गए हैं, जिसके परिणाम ने जो भारत के इतिहास में एक जो करवट ली और जिसका कहते हैं कि जो प्रभाव अभी तक भी देखा जा सकता है। यह जो पृथ्वीराज का जो किला है, जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जो किला है, अब क्योंकि इसमें अंदर तो क्योंकि लोगों के अपने निवास बना लिए हैं, यह एक गेट ही है जो स्मृति के रूप में शेष है। तो आप देख सकते हैं यह 900 वर्ष पुराना यह गेट है तरावड़ी में स्थित। और यह बताया जाता है कि यह जो किला है पृथ्वीराज चौहान ने अपने सैनिकों के विश्राम के लिए बनवाया जाता था, क्योंकि ये एक सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण किला था पृथ्वीराज चौहान का, और सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने ही इसका निर्माण करवाया था। ये देखिए, अब आज भी यह जो 900 वर्ष पुराना जो किला है, इसका जो शेष भाग है जो कैसा नज़र आता है, आप देखिए इसका जो विशाल का है, यह इसकी उसी से पता चल रहा है कि अगर ये भग्नावशेष ही इतने बड़े हैं और इतने विशाल हैं, तो ये जब किला हुआ करता होगा तब ये कितना विशाल किला था, इसकी एक कल्पना ही की जा सकती है। अब क्योंकि इसमें 4 बुर्ज भी इस किले में हुआ करते थे जो समय के साथ में नष्ट हो गए हैं, और अभी जब हम इस किले पर आए हैं तो किसी भी तरह का कोई बोर्ड नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। यह प्रश्न हमारे बार बार मन में उठ रहा है कि जिस भी साइट पे हम जा रहे हैं, जिसका संबंध हिंदुओं की भावना से है, वह हमेशा जीर्ण शीर्ण अवस्था में ही मिलता है। उसको संरक्षण करने का किसी भी तरह का कोई उपाय नहीं देखा जाता है और किसी भी तरह को सुरक्षित जैसा हमें नहीं लगता है कि इसकी सुरक्षित करने की कोई मनसा है, भावना है। ये भी आप देखिए जीर्ण शीर्ण अवस्था में ही है और आगे कई सारे निवास इसमें हैं और पूरा ये किला बहुत लंबे चौड़े एरिए में स्थित है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये दूसरा गेट है। यह 2 ही गेट शेष रह गए हैं, बाकी का जो 4 गेट थे वो नष्ट हो चुके हैं। पहला हमने आपको गेट दिखाया, फर्स्ट गेट, और ये दूसरा गेट। और यहाँ पर क्योंकि अब दोनों गेटों के बीच में काफ़ी आबादी रहती है और मकान भी बन चुके हैं, लेकिन जितनी भी स्मृतियाँ शेष हैं उनको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये दूसरा गेट है और ये भी कितना भव्य है, आप देखिए। अब यह बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में, इसकी कोई देख रेख नहीं की गई है। और पृथ्वीराज चौहान का ये स्मृति दिलाता हुआ भव्य गेट और ये तरावड़ी का किला, ये दूसरा गेट है जो मैंने बताया आपको। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 2 प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी गई, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। कहने को कई और भी जो ग्रंथ हैं जिसमें पृथ्वीराज रासों में 21 बार दोनों का संघर्ष बताया गया है, और दूसरे जो ग्रंथ हैं उसमें किसी में 8 बार भी बताया गया है, किसी में 16 बार भी संघर्ष बताया गया है। क्योंकि यह संघर्ष 1186 से लगाकर 1192 तक हुए हैं। तो लगभग ये क्योंकि पहले राजा महाराजा एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते थे, कभी किले को छीनने का कोशिश करते थे, तो इस तरह के लगभग दोनों के बीच में 22 संघर्ष हुए थे छोटे मोटे। लेकिन जो प्रमुख जो 2 लड़ाइयाँ हैं, जो 2 युद्ध हैं तराइन के, 1191 का और 1192 का जो युद्ध है वही प्रमुख है और निर्णायक युद्ध है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के राज्याभिषेक से पहले लगभग 4 साल पहले ही गौरी का अफगानिस्तान में कुछ क्षेत्रों में शासन हो गया था। और लेकिन आप ये देख सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की जो क्षमता थी और जो उस समय जो उनकी जो शक्ति थी, उनका जो साम्राज्य था, उससे गौरी इतना भयभीत था कि 1186 के बाद में ही उसने इधर आने का प्रयास किया पंजाब से इस साइड,
क्योंकि लाहौर का जो सियालकोट का जो किला है उसको तो उसने 1186 में ही ले लिया था, और लेकिन 1186 और आप देख रहे हैं 1191 के बीच में वो हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि पृथ्वीराज एक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे और उनका गुजरात से लेकर दिल्ली और इधर कन्नौज तक के सीमाओं तक भी उनका राज्य फैला हुआ था। यह उसमें बनी हुई है खिड़कियाँ बड़े बड़े, ये जो जिसमें से सैनिक लोग रक्षा करने के लिए यहाँ पर खड़े रहते थे, और कई बार जब विजय होकर जब आती थी राजा महाराजाओं की, तो यहीं से फूल बरसाए जाते थे और राजाओं का स्वागत किया जाता था। ऐसा ही यह भव्य किला है। समाज की अनदेखी हो, सरकार की अनदेखी हो, ये अपना मूल स्वरूप तो खोता जा रहा है, लेकिन इसकी भव्यता अभी भी वैसी ही बरकरार है, जैसी मानो ऐसा लगता है कि 1191 का ही वो समय है इस तरावड़ी किले का। इसकी जो ईंटें हैं वो अति प्राचीन हैं। आप देखिए उस समय इसी तरह की ईंटों का प्रयोग होता था, और इसका ऊपर आप देख सकते हैं कि जो ईंटें हैं और ये जो चूना ईंटें और ये जो उड़द की दाल का जो मिश्रण से बनाते थे उसी समय का, आप देखिए आजकल का जो निर्माण है मुश्किल से 30-40 वर्ष में ही समाप्त हो जाता है। उस समय राजा महाराजाओं के पास में क्या टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, जिसे आज भी 900 वर्ष होने के बाद भी यह किला भले ही एक जिसको कह सकते हैं कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन आज भी ऐसा का ऐसा ही खड़ा हुआ है। क्या टेक्नोलॉजी रहेगी इसका आप अनुमान ही लगा सकते हैं। मोहम्मद गौरी के साथ जितने भी संघर्ष हुए, उन्हें सभी संघर्ष में तराइन युद्ध के जो दूसरा जो संघर्ष है उसको छोड़ दिया जाए तो सभी में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। और जिसको कह सकते हैं कि जो दूसरा जो तराइन का युद्ध था वह भी तराइन का युद्ध में, क्योंकि उस समय कोई रिलीजन की कॉम्परेटिव स्टडी नहीं हुआ करती थी, तो हमारे जो राजा महाराजा थे जो दूसरे जो मज़हब संस्कृति थी उनके बारे में इतना कुछ नहीं जान पाते थे, और केवल वो सोचते थे कि ये तो केवल राजा है। लेकिन उनकी जो जिहादी मानसिकता थी, बहुत से राजाओं को इसके अनुमान नहीं था, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। क्योंकि पहले जो तराइन का युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान ने बहुत ही बुरी तरीके से मोहम्मद गौरी को हराया, और मोहम्मद गौरी को कहते भी हैं कि उसके बाद में कैद में भी रखा। कई जो सोर्सेस हैं ये कहते हैं कैद में रखा, या कई ऐसे भी कह सकते हैं सोर्स कहते हैं कि वो घायल हो गया मोहम्मद गौरी और जान बचाकर जैसे तैसे करके अपने सैनिकों के सहयोग से भागा यहाँ पर। लेकिन क्योंकि हमारे राजाओं ने विजय तो प्राप्त कर ली, लेकिन उन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने उन जो सैनिक जो घायल थे इसके मोहम्मद गौरी का उनका पीछा नहीं किया और उनको मारा नहीं, और इसी कारण से मोहम्मद गौरी को समय मिल गया और वो दोबारा से उन्हीं सैनिकों के साथ में केवल मात्र एक वर्ष बाद दोबारा आ गया लड़ने के लिए। अगर पृथ्वीराज चौहान ने उन का पीछा किया होता तो संभवतः वह मोहम्मद गौरी को मार भी देते, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जैसा कोई शक्तिशाली राजा उस समय महाराजा कोई भी दूर दूर तक नहीं था, तो आसानी से मोहम्मद गौरी को मारा जा सकता था। लेकिन वीर सावरकर ने अपनी जो पुस्तक है उसमें लिखा है कि ये सद्गुण जो विकृति थी हमारे राजाओं में उसका वास था, और उसी का परिणाम था कि मोहम्मद गौरी को पहले वाले युद्ध में छोड़ दिया गया और वो अफगानिस्तान चला गया और दोबारा से शक्तिशाली होकर लौटा। क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पिताश्री का निधन बहुत कम आयु में ही हो गया था, और पृथ्वीराज चौहान उस समय छोटे थे और कम उम्र में ही उनको राजपाट संभालना पड़ा। और ये संघर्ष, क्योंकि अब जानते हैं कि सोमेश्वर चौहान की जब मृत्यु हो गई तो पृथ्वीराज चौहान की 11 वर्ष की उम्र थी, तो ऐसे में जो आसपास के जो राजा थे उनका राजपाट छीनने के लिए लड़ने लगे, और इस कारण से पृथ्वीराज चौहान को बहुत भयंकर संघर्ष करने पड़े। और एक ये भी कारण था कि आसपास वाले जो राजा महाराजा थे वो पृथ्वीराज चौहान से संघर्ष के कारण निरंतर नाराज थे, क्योंकि वो अपना साम्राज्य फैलाते जा रहे थे। इसी वजह से कई राजाओं ने इस तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं की थी, और एक ये भी कारण था। और मोहम्मद गौरी को
पूर्ण रूप से समर्थन था जो इस्लामिक शक्तियाँ थी उनका, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को अपने हिंदू राजाओं से किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं मिली थी। पृथ्वीराज चौहान के जो नाना थे अनंगपाल, उनका दिल्ली में शासन हुआ करता था, क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इसी कारण से पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का भी शासक माना गया था और उन्होंने पूरा जो दिल्ली का जो क्षेत्र था वो पृथ्वीराज चौहान के अधिकार क्षेत्र में कर दिया था। और फिर बाद में पृथ्वीराज चौहान ने स्वयं भी कई सीमाएं जो थी वो पंजाब तक कर दी थी, और इसी कारण से ही इन दो शक्तियों में टकराव हुआ, अफगानी शक्ति और भारत की हिंदू शक्ति में। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शौर्य बलिदान का यह प्रतीक है तरावड़ी का किला, और इस किले का जो ऐतिहासिक महत्व है वह मैंने जैसे कि आपको अभी बताया ही है। और उस जो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है उसके बारे में जो कहा जाता है कि क्योंकि पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सेना काफ़ी विशाल थी, ऐसी कोई बड़ी सेना आसपास के राज्यों में नहीं थी। जो आसपास के जो रास्ते गुजरात से लेकर और कन्नौज तक किसी भी राजा के पास में इतनी शक्तिशाली सेना नहीं थी, और इसी कारण से ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान ही मोहम्मद गोरी के एक शत्रु थे, और वही एक व्यक्ति थे जो अफगानी शक्तियों को, इस्लामिक शक्तियों को भारत में प्रभाव बढ़ाने से रोक रहे थे। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। यही कारण था कि तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 में हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को ये चेतावनी दी कि तू तो पहले ही हार के भाग गया, तू फिर लड़ने के लिए आ गया। मतलब तेरा इतना साहस हो गया कि तुझे मैंने पहले ही जीवन दान दिया है और तू फिर से लड़ने के लिए आ गया, इतनी मतलब तेरा दुस्साहस। तो जब उसने जो पृथ्वीराज चौहान, जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ये शब्द सुनकर, ये जो उन्होंने अपने दूत द्वारा भेजे, तो मोहम्मद गौरी ने एक चाल चली। उसने कहा कि मैं यहाँ से लौट तो जाऊँगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा कुछ समय दो और मैं अपने जो बड़ा भाई है उससे पूछ लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों दो भाई थे, गयासुद्दीन और शहाबुद्दीन, ये दो भाई थे और इनका दोनों का सरनेम गौरी था क्योंकि सगे भाई थे। तो मैं अपने बड़े वाले भाई को पूछता हूँ क्योंकि साम्राज्य तो उन्हीं का ही है, मैं तो उन्हीं के इशारे पे काम कर रहा हूँ। तो ये बस केवल चाल थी, और मैं पूछ के बताता हूँ कि मैं तो शांति का प्रस्ताव लेके आया हूँ और मैं शांति से यहाँ पे लौट जाऊँगा, मेरा कोई युद्ध करने का कोई मानस नहीं है आपसे। और यही धोखा हुआ। इसी जाल में हमारे जो हिंदू शासक थे वो आ गए, क्योंकि वो तो नियमों से युद्ध करते थे। उन्होंने, क्योंकि महाभारत काल से हमारे यहाँ पर नियम युद्ध होते रहे, सारे रात को युद्ध नहीं होते थे, केवल दिन में युद्ध करे जाते थे। लेकिन इन आतताई के लिए कोई नियम नहीं था, ये तो केवल जीतना है इन लोगों को, तो केवल मूर्ति पूजकों को इनको हराना ही है, यही एक उद्देश्य था। और ये हमारे राजा महाराजा इस सत्य से अनभिज्ञ थे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कोई कंपेरेटिव स्टडी उस समय नहीं थी रिलीजन की, मजहब की, कि ये कौन सा मजहब है, क्या है, क्यों आता है यहाँ पे लड़ने के लिए। तो इसी कारण से ही हमारे हिंदू शासक रात को विश्राम करने चले गए, स्वयं सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी विश्राम करने चले गए। और फिर जो हुआ वो इतिहास है, वो आप सभी जानते हैं। धोखे से मोहम्मद गौरी की सेना ने आक्रमण किया जब हमारे सैनिक सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे, और चुन चुन के हमारे सैनिकों को मारा गया। पृथ्वीराज चौहान ने भरसक कोशिश की, लड़ाई में उतरे और घनघोर युद्ध किया ये, लेकिन गौरी पहले ही हमला कर चुका था। तो ऐसे में हमारे वीर जो सैनिक थे लड़ते लड़ते बलिदान हो गए। 12वीं सदी में जो प्रमुख शक्तियां उत्तर भारत में कार्य कर रही थी वो थी चालुक्य गुजरात में, कन्नौज राठौड़ में, और मरुभूमि में चौहान, और दिल्ली में तोमर वंश का शासन था, और ये प्रमुख शक्तियां थीं। और सोमेश्वर चौहान मरुभूमि में राज कर रहे थे, जो पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पिताश्री थे। महान प्रतापी राजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख कई शास्त्रों में होता है। जो इतिहास के जो जानकार हैं वो बताते हैं कि हमीर काव्य और पृथ्वीराज रासो, चिंतामणि प्रबंध, ये कुछ ग्रंथ हैं जिनमें महाराज
सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पराक्रम का उल्लेख है। तराइन के दूसरे युद्ध से पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान का विवाह संयोगिता जी से हो गया था और संयोगिता जी से जो महारानी संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान का अगाध प्रेम था और इसी वजह से क्योंकि 1191 में एक बार गौरी को वो हरा चुके थे और उनको पूरे, क्योंकि राजा ने जब देखा कि भाई ये तो गौरी हार गया है तो सभी एक इस बात में आ गए थे कि अब दोबारा वो इधर लौट के नहीं आएगा और उसको समय भी लगेगा अगर उसको युद्ध भी करना है तो। इसी कारण से ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान और अन्य बाकी जो शासक थे वो निश्चिंत थे कि अभी कोई खतरा नहीं है। और कहा जाता है कि कि महारानी संयोगिता के प्रेम में वो काफ़ी समय तक डूबे रहे और राजकाट उन्होंने लगभग छोड़ ही दिया था। और फिर यह मोहम्मद गौरी की आने की सूचना उनको देने में भी बड़ी समस्या आ रही थी। तो महारानी संयोगिता के कक्ष के भवन के बाहर बड़ा ही कड़ा पहरा हुआ करता था, वो किसी भी शासक से मिलने नहीं दे रही थी। और यहाँ तक भी कई जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जो उस समय रिश्तेदार थे उनको भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान से मिलने नहीं दिया गया था। और कई महाराजा सूचना देना चाह रहे थे राजा महाराजा कि गौरी दोबारा से युद्ध करने के लिए आ रहा है, लेकिन यह सूचना सम्राट पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचने में काफ़ी समय लगा। और अंत में जो उनके बहनोई थे समर सिंह रावल, वह भी दिल्ली में निगम बोध घाट पर गुस्से में जाकर बैठ गए थे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान किसी से भी नहीं मिल रहे हैं। कई सारे प्रयास करने के बाद में सम्राट पृथ्वीराज चौहान से चंद्रबरदाई और राजपुरोहित का मिलना हुआ। उन्होंने संभावित खतरे के बारे में सम्राट को बताया और सम्राट ने तनिक भी देर नहीं की और जो युद्ध के लिए तैयार हो गए और मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध लड़ने के लिए इसी जगह पर 1192 में भीषण संघर्ष हुआ। चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो के अनुसार जब मोहम्मद गौरी ने युद्ध जीत लिया और सम्राट पृथ्वीराज चौहान को वह बंदी बनाकर अफ़गानिस्तान लेके चला गया और अपने वहाँ पर रखा 1192 से लगाकर 1202 तक। और तब यह संत के वेश में चंद्रबरदाई जाते हैं और वहाँ पर पूरी यह योजना बनती है, दोनों मिलकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई इसको मारने की योजना बनाते हैं गौरी को। और क्योंकि गौरी को यह विश्वास नहीं होता कि यह व्यक्ति शब्द भेदी बाण चलाना जानता है, ऐसी कोई कला भी होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के स्वाभिमान को सहन नहीं कर सका और इसी कारण से उनकी आंखें फुड़वा दी। लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान का क्या स्वाभिमान इससे कम होने वाला था और उन्होंने इसका और भी प्रत्युत्तर दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान। यह सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा बाण मारा कि गौरी अपने सिंहासन से खून से लथपथ लहूलुहान होकर गिर पड़ा और सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपने अपमान का बदला लिया। गौरी सल्तनत को चलाने वाले ये 2 भाई थे, शहाबुद्दीन गौरी और गयासुद्दीन गौरी। जैसा मैंने पहले बताया कि गयासुद्दीन गौरी का वध सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वारा 1202 ईस्वी में कर दिया जाता है, लेकिन जो छोटे वाला जो भाई है गया शहाबुद्दीन गौरी, उसकी हत्या भी हिंदू समुदाय के खोकर समुदाय ने के लोगों ने, जो खोकर समुदाय के जो वीर थे, उन्होंने 1206 के आसपास लगभग 4-5 वर्ष बाद पंजाब के निकट की थी। और गौरी वंश को समाप्त करने वाले भी हिंदू राजा ही थे। ये आप देखिए कारजू नगर जो लिखा हुआ है, यह अति प्राचीन गेट है, क्योंकि मैं यहाँ पर जब खड़ा हुआ हूँ मुझे एक गौरव का भाव यहाँ पर
प्रतीत हो रहा है, अपने अंदर एक स्वाभिमान का भाव पैदा हो रहा है। एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है ये और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की स्मृतियाँ ही अब शेष हैं, लेकिन हमें आने वाली पीढ़ी तक इस स्मृतियों को पहुंचाना है और यही हमारा उद्देश्य है। और इसी कारण से हम आज तरावड़ी में आए थे कि इन स्मृतियों को आगे वाली पीढ़ी तक पहुंचाया जाए, क्योंकि यह हमारा ही कर्तव्य है। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करने वाला है। ऐसी ही अनेक भारतीय धार्मिक संस्कृति और भारतीय हिंदू धर्म के इतिहास से जुड़ी हुई अनेक वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। ऐसी अनेक ऐतिहासिक वीडियो आगे भी देखने के लिए कृपया करके हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारा उत्साह बढ़ाता है और ऐसे ही सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई वीडियो हम आपके सामने निरंतर लेकर आते रहते हैं।